हेलो एवरीवन। मैं विराज स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द क्वेश्चन इज़ विच 5 न्यू लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। हिंदी में देखते हैं, केंद्र सरकार ने किन 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के तौर पर मान्यता दी है। पहला ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू। दूसरा ऑप्शन है मराठी, पाली, प्राकृत, असमी, बंगाली। तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़ीसा। चौथा ऑप्शन है मलयालम, ओडिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। ये भाषाएं हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला। शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जिनका समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत होती है। शास्त्रीय भाषा के मानदंडों के अनुसार किसी भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्षों तक का पुराना साहित्यिक इतिहास होना चाहिए। इसके अलावा इस भाषा में प्राचीन ग्रंथों और साहित्य का संग्रह होना आवश्यक है। शास्त्रीय भाषा की मान्यता भारत में 2004 से शुरू हुई थी। इस पहल का उद्देश्य इन भाषाओं के समृद्ध साहित्य को संरक्षित करना और उन्हें आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाना था। प्रारंभ में 6 भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब इन नई भाषाओं के शामिल होने के बाद कुल मिलाकर 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इमरजेंसी यूज़। हिंदी में है, कौन सी संस्था ने एमपॉक्स नैदानिक परीक्षण को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। इसके ऑप्शन हैं, पहला है यूनिसेफ, दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, तीसरा है सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, चौथा ऑप्शन है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है जो स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में WHO ने एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, के लिए पहले नैदानिक परीक्षण को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, जो इस रोग के प्रकोपों को प्रबंधित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंजूरी वैश्विक स्तर पर परीक्षण की पहुंच को बढ़ाएगी, जिससे तेज़ी से निदान और उपचार संभव हो पाएगा। यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपॉक्स के मामलों में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से अफ्रीका और भारत में। परीक्षण की सुविधा प्रदान करके WHO वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो वो कौन सी संस्था है जिसने फर्स्ट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्रूव किया है? तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द WHO। किस एमपॉक्स नैदानिक परीक्षण को WHO द्वारा मंजूरी दी गई है? हमारा पहला ऑप्शन है एलिनिटी MPXV assay, बी PCR एमपॉक्स टेस्ट, सी अबॉट एमपॉक्स डायग्नोस्टिक, डी मंकी पॉक्स क्विक टेस्ट। तो दोस्तों, इसका आंसर है एलिनिटी MPXV assay। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में एनिलिटी MPXV परीक्षण को आपातकालीन उपयोग सूची प्रक्रिया के तहत एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के लिए पहले नैदानिक परीक्षण के रूप में मंजूरी दी है। यह परीक्षण एक वास्तविक समय का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR परीक्षण है
जो मानव त्वचा के घावों से मंकी पॉक्स वायरस की डीएनए पहचान करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस परीक्षण की मंजूरी उन देशों में नैदानिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जहां एमपॉक्स के प्रकोप हो रहे हैं। तो क्या नाम है एमपॉक्स डायग्नोस्टिक टेस्ट का, जिसे WHO ने अप्रूव किया है? एलिनिटी MMPXV-S से। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसीजर बाय द WHO? WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची यानी EUL प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू अप्रूव न्यू वैक्सीन्स, दूसरा ऑप्शन है टू स्पीड अप द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है टू कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर्स, चौथा ऑप्शन है टू रेगुलेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टू स्पीड अप द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा स्थापित आपातकालीन उपयोग सूची प्रक्रिया का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण चिकित्सा उत्पादों की उपलब्धता को तेज करना है। यह प्रक्रिया उन टीकों, नैदानिक परीक्षणों और उपचारों के त्वरित मूल्यांकन और मंजूरी की अनुमति देती है जो प्रकोप या स्वास्थ्य संकट का जवाब देने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीवन रक्षक चिकित्सा उत्पादों की उपलब्धता को तेज करना, यानी टू स्पीड अप द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट हैज़ श्रीलंका रिसेंटली रीच्ड एंड व्हाई वाज इट मेड? श्रीलंका ने हाल ही में किस प्रकार का समझौता किया और यह समझौता क्यों किया? पहला ऑप्शन है ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट टू एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस, तीसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, चौथा ऑप्शन है पॉलिटिकल एग्रीमेंट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर होगा डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट टू एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी ऋण पुनर्गठन समझौता वित्तीय संकट से निपटने के लिए। श्रीलंका ने हाल ही में अपने ऋण पुनर्गठन समझौता की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य लगभग $17.5 बिलियन के बाहरी ऋणों के बोझ को कम करना है। यह समझौता IMF और आधिकारिक ऋणदाता समिति के साथ व्यापक परामर्श के बाद हुआ है, जिसमें IMF की शर्तों में लचीलापन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। श्रीलंका की नई सरकार, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके कर रहे थे, ने इस समझौते को स्वीकार किया और प्रतिबद्धता जताई, जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और जनता को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण था। तो व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट हैज श्रीलंका रिसेंटली रीच्ड? डेट रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट टू एड्रेस द फाइनेंशियल क्राइसिस।